Good morning, everyone. आज हम लोग को एसी का डाउट डिस्कशन करना है ना। मंडे से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, वेब। अगर एसी आज ही हो जाएगा तो शुरू कर देंगे आज ही वेब। चलो एक्सरसाइज 1 में डाउट बताना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि अगर E इक्वल टू कुछ आपको ऐसे दिया है, E नॉट ना, EMF है साइन 2π/t, मतलब ओमेगा इंटू टी। ओमेगा मतलब 2π/T। तो आपको T/2 टाइम का एवरेज वोल्टेज चाहिए, T/2 टाइम का। आपको देखो पहले भी मैंने समझाया था कि हाफ टाइम पीरियड में आपको जब तक मेंशन नहीं किया जाएगा कि कहां से कहां तक का हाफ टाइम, तब तक एवरेज कुछ भी हो सकता है। साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अगर 0 से T/2 तक में निकालोगे तो आपका एरिया मिलेगा ना, 0 से T/2 में एवरेज मिलेगा। लेकिन अगर आपको मान लो यहां से यहां तक का हाफ टाइम लिया जाए ना, इस हाफ टाइम में एरिया कितना मिलेगा? ये टाइम कितना है? यहां से यहां तक का टाइम कितना आएगा? T/2 आएगा। समझो ना। तो आप कहां से कहां तक का देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा ना। तो ये मे बी जीरो आप बोलोगे ना, मे बी जीरो। ऑलवेज जीरो नहीं, मे बी जीरो। मे बी 2E0/π ना, इज नहीं, मे बी ना। तो मे बी वाले ही आंसर करोगे। ये जो भी डाउट डिस्कशन होगा एसी सर्किट का, अगर डाउट डिस्कशन है तो एसी वाले प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट बताओ। 14th। 14 में देखो बोला जा रहा है, in an AC circuit decreases in impedance with increase in frequency indicates that circuit must have ना। देखो हमने ये देखा हुआ है कि इंडक्टर का इम्पीडेंस क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल ना। और कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना होता है? 1/ω/c। तो इनवर्स रिलेशन किस में है ना? इनवर्स रिलेशन किस में है? कैपेसिटर में ना। ओमेगा बढ़ने पे कैपेसिटी कम हो रही है, तो ये, हाँ, एसी का ये 4th लेक्चर है। तो ये सर्किट में कैपेसिटेंस होना ही चाहिए ना। सर सी और डी दोनों होगी ना, मतलब रेजिस्टेंस भी होना ही है चाहिए, और कैपेसिटेंस हो इंडक्टेंस हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो मतलब कैपेसिटेंस वाले ऑप्शन होने चाहिए। उसमें बोला कैपेसिटेंस के साथ इंडक्टर भी होना चाहिए, तो वो जरूरी नहीं है ना, कैपेसिटर होना चाहिए। रेजिस्टर भी जरूरी नहीं है सर। बट ऑप्शन में हर एक में देख रेसिस्टर तो है ही है। तो यही मान के चल कि सर्किट का कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, इसलिए रेसिस्टेंस तो रहता ही है, कैपेसिटेंस और देख लेना है।
मैं मतलब देखो अभी रेजिस्टर ऑप्शन से और इंडक्टेंस भी ऑप्शनल है ना, तो दो हाँ। ऑप्शन क्यों नहीं, मतलब तीनों क्यों नहीं हो सकते? एक रेसिस्टर तो चारों में है, इंडक्टर तो फिर भी दो ही में है ना, तो रेसिस्टेंस तो तू हटा ही नहीं सकता, फिर कैपेसिटर देख ले। अच्छा 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 अच्छा, इसलिए ओके समझा। मतलब वो अगर वो क्वेश्चन में तो मस्ट है तो फिर सिर्फ कैपेसिटेंस रहता ना। हाँ बस कैपेसिटेंस, हाँ। ओके सर। नेक्स्ट। 14 में देखो एक चीज और है, अगर मान लो तीनों हो जाएंगे तो उस टाइम पे इम्पीडेंस देखो कैसा होगा, ऐसे हो रहा होगा ना। हाँ सर। अब देखो हमने जैसे करंट का जेड के साथ ग्राफ ड्रॉ किया था, तो ऐसे कुछ आया था ना ओमेगा के साथ ना। अगर करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब वहां पे इम्पीडेंस कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो इम्पीडेंस कम हो रहा है, और यहाँ पे इम्पीडेंस क्या हो रहा है। तो इंडक्टर अगर लगा है तो आप ये बोल नहीं सकते ना कि ऐसा होगा ही होगा ओमेगा बढ़ाने पर कि इम्पीडेंस कमी हो। लेकिन केवल अच्छा समझा कैपेसिटर और सर। आर लगा है तो वहां तो कमी का होगा ओमेगा बढ़ाने पर। हाँ सर समझा समझा। कथन समझ रहा है ना भाई। जेड इक्वल टू आप बोल सकते हो ना वी नॉट बाई आई नॉट। तो यहाँ पे हर टाइम पे सेम चीज नहीं हो रही है, कभी बढ़ रही है जेड, कभी कम हो रही है ओमेगा चेंज करने पर। लेकिन केवल कैपेसिटर और रेसिस्टर रहेगा तो हमेशा ओमेगा बढ़ाएंगे तो जेड कम होगा। नेक्स्ट बताओ। आवाज आ रही है? हेलो। 24th, अच्छा। 24th देखो। 24th में बोला गया है, if in a series LCR circuit RMS voltage across LCR are V1, then voltage of the source is always, देखो अगर LCR सर्किट में ऐसे दिया हुआ है तो इनके अगर पीक वोल्टेज दिए हैं या आरएमएस वोल्टेज दिए हैं ना, हमें इनके आरएमएस वोल्टेज दिए हैं, तो आरएमएस वोल्टेज को आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो ना। आरएमएस वोल्टेज को आप डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, अगर इसका पीक वोल्टेज कुछ भी है तो पीक के साथ इसके आरएमएस के साथ इसके आरएमएस के साथ उन दोनों के आरएमएस ऐसे रिलेटेड होंगे ना। ये जो रिलेशन है ये आरएमएस के लिए है ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, किस रेंज में आएगी? पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, मतलब डी बोलेंगे ना इसको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आरएमएस वैल्यू को रिलेट करोगे आप तीनों के, तो वो तो ऐसे रिलेटेड होते हैं ना।
पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बीच में ये रिलेशन है। नहीं नहीं, वो वोल्टेज ऑफ सोर्स इज ऑलवेज का मतलब है कि जब वो मेजर करके जो ऑलवेज रीडिंग मिल रही होगी वो उसकी आरएमएस की रिलेट करना है आपको। चलो नेक्स्ट बताओ। 29। A resistor R, an inductor L and capacitor C are connected in series to an oscillator of frequency mu. If the resonant frequency is mu R, then the current lags behind the voltage when। ना तो इसमें आपको बोला गया है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर दिया है म्यू आर तो करंट कब लैग करेगा वोल्टेज से। देखो आपको ये पता है कि करंट लैग करने के लिए क्या चाहिए, करंट कहाँ पे लैग करता है, जहां पे एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होता है, जब सर्किट कैपेसिटिव होता है तब सर्किट में करंट लैग करती है ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, इधर अगर आया तो वोल्टेज इधर आएगा, सॉरी ना, इसमें वोल्टेज आगे करेगा, करंट लैग कर रही है तो इसका मतलब उल्टा लिखेंगे। हम्म, अगर इधर को नेट आएगा तो फिर वोल्टेज इधर आएगा, फाइनल वोल्टेज इधर आएगा, करंट इधर, तो करंट पीछे होगी। एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी होगा तब ऐसा हो पाएगा ना, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। एक्सएल को क्या लिखोगे आप, ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। ओमेगा स्क्वायर इधर ले जाओ, 1/एल सी को क्या लिख सकते हो, रेजोनेंट वाली फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर ना, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/√एल सी ना। तो मतलब ओमेगा ग्रेटर देन जब ओमेगा नॉट होगा तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो जाता है ना। तो वहां पे करंट लैग करती है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये याद है ना सबको कि इधर वी आर होता है, इधर वी एल, इधर वी आर वी सी ना, करंट इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर आपका करंट लैग कर रहा है मतलब वी एल माइनस वी सी का नेट ऊपर आना चाहिए, तो इन दोनों का नेट फिर मिल करके ऐसे वोल्टेज आ रहा होगा, वोल्टेज इधर करंट इधर, तो करंट पीछे होगी फिर। तो ये कब है, जब वी एल ग्रेटर देन वी सी, वी एल ग्रेटर देन वी सी मतलब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी। 31 का आंसर गलत है क्या। If value of R is changed, then voltage across L remains same, voltage across C is same, C remains same। देखो अगर हम R के क्रॉस चेंज करेंगे, ये मेरे हिसाब से LCR सर्किट की बात हो रही है क्योंकि L भी बोल रहा है C भी बोल रहा है। सर डायग्राम दिया है दूसरी साइड। अच्छा उधर डायग्राम दिया, हाँ 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 ठीक है ठीक। देखो ये जो इनकी वोल्टेज की बात हो रही है मतलब वो उनके आरएमएस वोल्टेज की बात हो रही है ना। तो आर आप चेंज करोगे तो आपका जेड चेंज हो जाएगा।
ना अगर हम लोग आर चेंज करेंगे तो जेड चेंज हो जाएगा ना, जेड चेंज हो जाएगा। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है सर। अच्छा बोला है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वी एल इक्वल टू वी सी है। हाँ 10 हाँ रेज 10 वोल्ट से। हाँ हाँ हाँ। तो ये वाला पार्ट तो आपका जीरो है। ठीक है, ये वाला पार्ट जीरो है। हो गया सर, जीरो है तो मतलब एलसी कॉम्बिनेशन का वोल्टेज भी जीरो ही रहेगा ना। तो वहां पर ओमेगा एल बराबर है 1/ओमेगा सी। तो तो वोल्टेज सेम रहेगा ना। वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, हाँ वोल्टेज अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन, अब देखोगे पूरा ये इंडक्टर और उसके क्रॉस, ना इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस का जो होगा वो तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। समझो ना, आर चेंज होगा तो आई चेंज होगा, आई चेंज होगा तो वीएल चेंज होगा, वीसी चेंज होगा, लेकिन इनकी वैल्यू आपस में इक्वल रहेगी। तो टोटल मिला करके इनका नेट हमेशा जीरो दिख रहा होगा, क्योंकि हमेशा ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी है, ओमेगा नहीं चेंज हुआ है ना। इंडिविजुअली वो वीएल वीसी चेंज होगा, लेकिन दोनों का मिला करके कॉम्बिनेशन के क्रॉस हमेशा सेम रहेगा। हिस्टेरेसिस लॉस यार वो परमानेंट मैग्नेट के टाइम सिखाऊंगा, जब भी कोई बार बार मैग्नेटाइज होता है फिर डीमैग्नेटाइज होता है कोई मटेरियल, तो वहां पे लॉस होता है, एक हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? 32। In circuit L, C and R are connected in series with an alternating voltage. Current leads the voltage by 45 degree. Value of C is, ना आपको देखो यहाँ पे बोला गया है कि करंट जो है वो वोल्टेज से 45 डिग्री आगे है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इधर वी आर दिखाएंगे, इधर वी एल, इधर वी सी, करंट लीड कब कर पाएगी? जब नेट वोल्टेज इधर आए ना, क्योंकि करंट यहां पर है ना। तो इसका मतलब वी एल माइनस वी सी, यहाँ पे वी सी ग्रेटर देन आना चाहिए, और इनका जो नेट आना चाहिए वो कुछ ऐसे आ रहा होगा। अब अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो इसका मतलब वी आर यहाँ पे इक्वल टू होगा वी सी माइनस वी एल ना। 45 कब होगा? जब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। तो वैल्यू ऑफ सी पूछा गया, अब इनमें सबकी वैल्यू डाल दो ना। यहाँ पे आप और क्या लिख सकते हो? इधर को आप बना सकते हो आर, इधर को बना सकते हो एक्सएल, और इधर को एक्स सी ना। ये इक्वल होने का मतलब क्या है? एक्स सी माइनस एक्सएल बराबर है आर के ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल। अब सबकी वैल्यू डाल दो। एक्स सी मतलब 1/ओमेगा सी, ओमेगा मतलब 2πf, और ये ओमेगा एल मतलब 2πf इंटू एल ना। आपको सी की वैल्यू चाहिए तो सी एक साइड करके सॉल्व कर लो, ठीक है, हो जाएगा 32। हाँ हाँ, वो बोला नहीं हो तो भी मेजर ही उसी से हो पाएगा ना। नॉर्मल एमीटर वोल्ट मीटर तो रीडिंग ही नहीं दे पाएंगे, जीरो ही दिखाते रहेंगे। थर्टी सेवन देखो, an LCR circuit with 100 ohm resistance is connected to an AC source of 200 volt and angular frequency 300 radian per second. When only the capacitance is removed, current lags the voltage by 60 degree. When only inductor is removed, current leads the voltage by 60 degree. Then the current and power dissipated in LCR circuit are given by। तो इसमें तो क्या ही हुआ, एक बार केवल कैपेसिटिव सर्किट लेकर के सी आर लेकर के रिलेशन देख लो, फिर एल आर का रिलेशन देख लो, फिर दो तीनों को रिलेट कर लो। आर तो दिया ही हुआ है। देखो हमें बोला गया है
जब केवल कैपेसिटर रिमूव किया गया तो मतलब क्या बचा, एल और आर। अगर एल और आर बचेगा तो आप ऐसे दिखाओगे ना। तो उस टाइम पर नेट इम्पीडेंस कितना आ रहा होगा, इधर को नेट इम्पीडेंस आएगा तो इधर कोई वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज आगे करंट पीछे होगी ना। तो करंट कितनी लैग हो रही है, ये 60 डिग्री से ना, ये जो एंगल दिया है ना, इधर करंट होगी इधर वोल्टेज, तो करंट पीछे है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, tan 60 इक्वल टू हमें मिल रहा है एक्सएल बाई आर। आर की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में ना, तो एक्सएल आ जाएगा। आर की वैल्यू 100 है, एक्सएल की वैल्यू इससे आ गई। फिर अगली बार बोला गया जब केवल इंडक्टर को हटा दिया, मतलब क्या क्या बचे, कैपेसिटर बचा और रेसिस्टेंस बचा। तो अब नेट इम्पीडेंस इधर आएगा, नेट इम्पीडेंस इधर मतलब नेट वोल्टेज अब इधर है और करंट अब इधर है, तो अब करंट लीड करेगा, कितने से लीड कर रहा है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है इस टाइम पर, tan 60 इज आर बाई एक्स सी। तो यहां से एक्स सी निकालोगे, क्या एक्स सी बाई आर। तो यहां से एक्स सी निकालोगे तो वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक्सी और एक्सएल सेम आ रहे हैं, अगर एक्सी और एक्सएल सेम आएंगे तो रेजोनेंस की कंडीशन हो गई ना यहाँ तो। अब नेट इम्पीडेंस कितना आ जाएगा, फिर नेट इम्पीडेंस तो आर के बराबर ही आएगा। और पावर फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा ना। एक्सएल एक्सी कैंसिल हो रहे हैं तो मतलब रेसिस्टर ही बचा ना इम्पीडेंस। रेसिस्टर में तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं ना कॉस फाई की वैल्यू 1 आ गई। अब सॉल्व कर लो सब कुछ। समझ रहे हो ना, करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए तो वी आरएमएस दिया है, जेड निकाल लिया है। पावर चाहिए तो वी आरएमएस आई आरएमएस कॉस फाई लगाओ। प्रतीक आज डाउट कम पूछ रहे हैं, मैं तेरे को मिस कर रहा था। प्रतीक कहाँ गया, प्रतीक क्या हुआ। वेरी गुड। सूजल भी नहीं दिख रहा है आज, सूजल है क्या। वेरी गुड, मैं कब से सोच ही रहा था सूजल ने एक भी डाउट नहीं पूछे आज। क्या बात है, एसी अच्छा लगा सबको। चलो पहले 48 अब कर, कौन सा 46 करते हैं पहले। सूजल को पूछना पड़ रहा है तब बोल रहा है सूजल। 46 देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कैपेसिटर आर। बल्ब में क्या होता है, रेसिस्टर होता है ना, मतलब एक तरह से यहाँ पे एक रेसिस्टर और एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या होगा ना। आप देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, आरसी सर्किट बना रहे हो ना, एक बल्ब ले रहे हो, एक कैपेसिटर ले रहे हो और एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो। तो सर्किट का इम्पीडेंस क्या होगा, आर स्क्वायर, इसका जो रेसिस्टर लगा होगा प्लस एक्सी स्क्वायर। एक्सी स्क्वायर मतलब 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तो जेड बढ़ेगा ना। अगर ओमेगा को कम करेंगे तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो हमारा जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगी, एक मिनट, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगी वी आरएमएस बाई जेड। अगर जेड बढ़ रहा है तो आई आरएमएस क्या होता जाएगा, कम होगा। अगर आई आरएमएस कम होगा तो यहाँ हीट कम जनरेट हो पाएगा ना। इसमें जो पावर जनरेट होगा केवल रेसिस्टर में अगर देखें तो रेसिस्टर के लिए तो कॉस फाई 1 होता है ना, उसमें तो सीधे बस आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ये तो वैसे सब जगह कर सकते हैं। आई आर एम एस कम हो रहा है तो वहां पे पावर कम जनरेट होगा, तो डिक्रीज हो जाएगा ना, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कम हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट है 48। 48 में बोला गया है एवरेज पावर, अब रुक जा सुमल, 48 हो जाने दे पहले। कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट इज गिवन बाय, ये तो पावर का फॉर्मूला पूछा गया है ना। सर सभी राइट हो गए ना? ए सही है और बी भी सही है, और आई आर एम एस को लिख सकते हैं वी आर सी एम भी एस। और डी भी। सी कैसे हो रहा है? आई आर एम एस की वैल्यू डालोगे वी आर एम एस बाई जेड, तो सी में तो 2 का टर्म दिया है ना। वो ई मैक्स है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी सी भी आ जाएगा मेरे और डी हिसाब भी से। होगा। हाँ, और डी में कितना हो जाएगा? हाँ, जेड कॉस फाई लेंगे तो उससे आर आ जाएगा, रिजॉल्व करेंगे जेड को आर के लॉन्ग, और वो भी हो जाएगा। सही बात है, सब सही है इसमें, तो सारे सही हैं इसमें। नहीं नहीं, बी में उमंग देखो, हम लोगों ने क्लास में किया था ना, हाँ आई आई स्क्वायर आर आर एम एस होता है। आई आर एम एस इंटू कॉस फाई को सॉल्व किया था, तो आया था आई स्क्वायर इंटू आर, जहाँ आई स्क्वायर मतलब आई आर एम एस का स्क्वायर। ये किया था क्लास में, देखो उमंग ऐसे आया था, जेड नहीं आता, मैंने उस टाइम बोला भी था कि इसके लिए देखो केवल यही आता है ऐसे। ना कॉस फाई की वैल्यू डाल दो, ई आर एम एस की वैल्यू डाल दो ना, तो आ जाएगा। ए ऑप्शन में वैल्यू डाल दो कॉस फाई की आर बाई जेड, और ई आर एम एस की आई आर एम एस इंटू जेड, तो आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ, 47 था नेक्स्ट। 47 में क्या है? बाय व्हाट परसेंटेज impedance in AC series circuit should be increased so that the power factor changes from half to 1/4। आपको देखो इसमें क्या बोला गया है कि इम्पिडेंस को कितने परसेंट से हम चेंज करें कि पावर फैक्टर जो है 1/4 से, आर को कांस्टेंट रखा गया है ना। पावर फैक्टर पहले कितना था? 1/2 से उसको 1/4 कराना है, और हमें पता है पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? आर बाई जेड। आर फिक्स है ना, नहीं अगर ये 2 से 4 हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जेड को डबल करोगे तभी ना इम्पीडेंस पावर फैक्टर हाफ हो पाएगा। ये पावर फैक्टर हाफ हो रहा है ना, 1/2 से 1/4 हो रहा है, तो जेड को जेड से 2Z करोगे तभी ऐसा हो पाएगा ना। तो जेड से 2Z किया तो इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ा दिया? 200% बढ़ाया, 100% बढ़ाया? कौन बताएगा? ना, जेड से 2Z किया तो बढ़ा कितना है? जेड ही बढ़ा है ना, जेड तो पहले से ही था उसमें, जेड और पड़ गया, मतलब 100% बढ़ा दिया है। नेक्स्ट 51, 49, 49 देखो, if the frequency of source EMF in an AC circuit is N, power varies with the frequency। तो आपको देखो ये बोला गया है कि कोई एसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एन दिया है, तो पावर और फ्रीक्वेंसी में हमें रिलेशन बताना है ना, पावर और फ्रीक्वेंसी में।
ये n/2 2n ये क्या लिखना चाहा है? वेरीज विथ तो n ही बोलना चाहिए था। क्या सेंस है इसका? इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ईएमएफ इन एन एसी सर्किट इज n, अगर पावर वो पावर को लिखेंगे ना तो साइन और कॉस में पीरियड आएगा उसका वो। अच्छा, वो फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, ओके। तो हम लोग जो, तो इसका मतलब क्या होगा, किस इंस्टेंट का पावर लिखेंगे ना यहाँ पर। किसी इंस्टेंट पे अगर मान लो v की वैल्यू है v साइन ओमेगा टी और करंट की वैल्यू है i साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखो इसमें कुछ भी ये मेंशन तो है नहीं कि किस टाइप के सर्किट की बात हो रही है, तो हम लोग सिंपल केस ही ले लेते हैं कि मान लो ये फाइव की वैल्यू 0 है ना, उसमें ये केस भी कवर करना है ना। तो ये हो जाएगा v नॉट आई नॉट, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लेंगे 1 - cos 2 ओमेगा टी/2। तो इससे 2 ओमेगा का टर्म बन जा रहा है, तो इसका मतलब 2n से ये चेंज कर रहा होगा। नहीं, ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात चल रही है ना, कि वो कैसे फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा। तो p का टर्म ऐसा आ गया ना, p इक्वल टू कुछ cos 2 ओमेगा टी वाला। आंसर चेक कर लो एक बार इसका क्या है। नहीं तो हम इसको देखो यहां से भी बना सकते थे, 2 sin a sin b है ना, तो इसको उससे भी बनाते तो भी वही चीज आती ना, फाइ का टर्म अलग हो जाता, उधर से भी आ जाता। इसको लिख लेते cos a - b माइनस cos a+b। हो जाता उससे cos a - b। हाँ हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। 51। 51 में बोला गया है, a resistor of resistance this is connected to an AC source, find energy dissipated at heat during 0 to 1 मिली सेकेंड पूछा गया है ना, 0 to 1 मिली सेकेंड में पूछा गया, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा मतलब 2 पाई, ये पाई पाई कट गया ना। अगर हम इसको मिली सेकेंड में चेंज करें तो इनटू 1000 कर लेंगे ना, ये मिली सेकेंड में चेंज कर दिया है, तो हमारा 8 मिली सेकेंड का टोटल ये टाइम पीरियड है। और 0 से 1 मिली सेकेंड के बीच का हमें हीट जनरेटेड निकालना है। और देखो यहाँ पे सर्किट में केवल रेसिस्टर ही लगा हुआ है ना, तो कोई भी इंस्टेंट का पावर हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई भी इंस्टेंट का पावर क्या होगा, कोई भी इंस्टेंट पे पावर, उस इंस्टेंट पे जो भी करंट हो रही होगी I² × R ये हो रहा होगा, और पूरा पावर निकालना है अगर 0 से 1 सेकेंड का हीट जनरेटेड, तो इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे I²R/dt। कोई भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या हो रही होगी, वोल्टेज अपॉन में रेसिस्टेंस कर देंगे तो करंट आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वाली। ना इसको 0 से 1 सेकेंड के लिए इंटीग्रेट कर दो, यहाँ ओमेगा की वैल्यू 8 लिख दो ना। ये सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आपको इसको उसमें मिली सेकेंड है तो ऐसे सेकेंड में लिखो, SI यूनिट में सब कुछ ना।
या देख लेना, यूनिट मेरे हिसाब से हो जाएगा एडजस्ट, अगर हम मिली सेकेंड भी लिखे तो भी हो जाएगा। नहीं सर, 10⁻³ लेना पड़ता है, फिर ओमेगा बदलेगा, फिर टाइम बदलेगा, बहुत बदलेगा। क्योंकि जैसे हम इसको जब करेंगे तो ओमेगा से डिवाइड करेंगे ना हाँ इंटीग्रेशन में, ओमेगा से जब डिवाइड होगा तो वहां के यूनिट से कट जाएगा ना मिली सेकेंड दोनों के। देख लेना यार, वो कैलकुलेशन अपन लोग कर लेना, मेरे हिसाब से शायद ना करना पड़े। तो सर वो ओमेगा की तो 250 सेकेंड इनवर्स है ना, 250 पाई। अच्छा ओमेगा यहाँ पे उसमें दिया है, नहीं तो मैं ओमेगा भी मिली सेकेंड में डालने को बोल रहा था उस टाइम पे। सर इतना। ठीक है कर लो यूनिट, हाँ इसको इसमें रख दो ना, सेकेंड में कर दो, सब एसआई में करके कर लो, बाकी इंटीग्रेशन है ना, सबको एसआई यूनिट में रखो और कर लो इंटीग्रेट। सर क्या क्या डिस्कस करने वाला है आज? आज बस ये एक्सरसाइज 1 तक ही हो पाएगा ना, फिर अब हम लोग वेब शुरू कर देंगे आज ही, क्योंकि डाउट तो है ही नहीं, खत्म हो गया डाउट। नेक्स्ट, हो गया डाउट, अब बचे हैं अभी और। सर वेव ऑप्टिक्स की वेव 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 यार, बिना वेव ऑप्टिक्स के कैसे वेव के वेव ऑप्टिक्स करेंगे। दो और हैं वो भी कर लेते हैं। 52 में देखो, a lamp consumes only 50% of the peak power in an AC circuit. What is the phase difference between the applied voltage and current? देखो पीक पावर का केवल 50% बोला जा रहा है ना, तो जो पावर फैक्टर है वो दिया है आपको ना एक तरह से, यहाँ पे क्या है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5, और ये एवरेज पावर है ना, तो ये एवरेज पावर जो है ये पीक पावर का 50% है। पीक पावर क्या होगा, अगर हम पीक वोल्टेज ले लें, पीक करंट ले लें, तो इसको ही हम पीक पावर बोलेंगे ना, तो इसका बाई 2 कर दें और यहाँ पे ये वैल्यू डाल दें, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू, ये दोनों से पूरा ये कट जाएगा, कॉस 5, कॉस 5 इससे तो 1 आ जा रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 0। सर हाफ ना। हाफ कैसे, पीक पावर बोला था, तो पीक पावर में तो इसको हम क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई रूट टू, यहाँ पे वी नॉट बाई रूट टू, तो कट जाएगा ना ये तो। अच्छा ये हाफ बोला गया है ना, तो हाफ कर, हाफ ऑफ पीक पावर। हाफ ऑफ पीक पावर, तो ये कर तो दिया, नीचे हाफ लगा तो दिया है पीक का। वो V0 और I0/2 तो नॉर्मल पावर होता है, उसका हाफ होगा ना। सर वो पावर क्या है? ठीक है, उससे वी नॉट करो, हाँ वी कैलकुलेशन। नॉट I0/2, उसका आधा। हाँ एक्चुअल में ये क्या हो रहा है ना, कि मैं वी आर एम एस को लिख दे रहा हूँ वी नॉट बाई 2 रूट। √2। हाँ तो सही, ये वी नॉट बाई रूट टू हुआ, ये आई नॉट बाई रूट टू हुआ, तो ये हाँ दोनों। तो इसका आधा। सर देखो cos 5 को 1 मान लो 2 मिनट के लिए, मैक्सिमम पावर क्या है, VRMS इंटू IRMS बराबर, अच्छा ओके। उसका बाय 2।
हाँ 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 आरएमएस वी नॉट आई नॉट बाई 2 का 2 हाँ तो हाँ, होगा। ठीक है ठीक। पीक मतलब मैं उसको लगा कि वो पीक वोल्टेज और करंट को लेकर के उससे जो पीक बोला जा रहा है वो है हाँ ना। वही है, पर उसका आधा बोला है ना उन लोगों ने, ओनली 50% पीक पावर। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना आ सकता है, पीक पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इसका आधा बोला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉस फाइव की वैल्यू 1 है ना, सॉरी हाफ है। तो फाइव की वैल्यू हो गई इससे पाई/3। ठीक है ना। ये कॉस फाइव जब 1 होगा तो वो हमारा मैक्सिमम पावर होगा ना, तो उसका आधा हो रहा है, मतलब कॉस फाइव की वैल्यू हाफ दी हुई है। ठीक है ना। अभी फिर नेक्स्ट कौन सा है, 55 ना। क्वेश्चन 55। 55 में क्या है, इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इन प्राइमरी इज 220 एंड करंट इज 5 एम्पियर ना। स्टेप अप है ना, स्टेप अप है मतलब जो इनपुट वाला वोल्टेज होगा वो कम होगा, आउटपुट वाला वोल्टेज ज्यादा मिलेगा ना? मतलब प्राइमरी वाला वोल्टेज कम होगा, सेकेंडरी वाला वोल्टेज ज्यादा होगा। प्राइमरी 220 दिया है आपको, और करंट प्राइमरी वाली दी है 5 एम्पियर। सेकेंडरी वोल्टेज हमें मिल रहा है वी एस इक्वल टू, ये क्यों डाउट पूछ रहा है भाई, इसमें बोल दिया है कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इनपुट पावर बराबर आउटपुट पावर, वीपी आईपी बराबर वी एस आई एस। कर लो सॉल्व इसमें, आई एस पूछा गया है, इसमें क्यों डाउट था, यही डाउट पूछा ना 55। आसुमल क्या कर रहा है। ठीक है फिर, अब हमारा जो को डाउट डिस्कशन के लिए क्या बचा है, कैपेसिटर तक तो सब हो गया है, और मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में 3 चैप्टर थे जो हमने अभी किए हैं, उनमें एक्सरसाइज 1 सबका हो गया है, 2 3 बचा है। तो 2 3 वो एक्स्ट्रा क्लास में सबका करा दूंगा ना। ठीक है, जब तक वेव खत्म होगा तब तक इधर मैग्नेटिज्म का 2 3 खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, वेव। वेब हाँ थोड़ा बड़ा है, कम से कम 10 से 12 लेक्चर लगेंगे वेब में, फिर 3 4 लेक्चर लगेंगे वेब ऑप्टिक्स में। मतलब अब जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, इस मंथ आराम से हम लोग वेब करेंगे, फिर नेक्स्ट वेब मंथ में 15 दिन में मॉडर्न कर लेंगे, 15 नवंबर तक कर लिया जाएगा। फिर बाकी बचे हुए जो मेंस के टॉपिक होंगे वो उसके बाद करा दूंगा। फिर आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना ना जैसे एडवांस का खत्म होगा। तो हम लोग अब वेब स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेब के बारे में बताओ क्या जानते हो। अरे नहीं नहीं आदित्य यार, अपने पास इतना टाइम नहीं है कि ऐसे हम लोग वो 1 आवर 15 मिनट वेस्ट कर दें। सर लहर होती है। वेब लहर होती है, और बताओ भाई कोई। सर इट इज अ डिस्टर्बेंस, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस विदाउट प्रोपोगेशन ऑफ मैटर। और तो लहर में ऐसा होता है क्या, समंदर की लहर में तो पानी भी आता है ना। समंदर की लहर नहीं है भाई ये। देखो इसमें क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होती है,
यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम ट्रांसफर होता है। हाँ था, रिवीजन का क्लास कर लेंगे अभी, लेकिन रिवीजन क्लास हम लोग बोर्ड के बाद कराएंगे। अभी तो तुम लोग एक बार खुद से सब रिवीजन करो, जस्ट कोर्स खत्म होगा एक बार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा खुद से सब कुछ। तो देखो वेव क्या है, इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो वहां पे मोमेंटम भी आगे ट्रांसफर होता है ना। इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब देखो ये जो वेव के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होती है तो कई बार मीडियम चाहिए होता है, कई बार मीडियम नहीं चाहिए होता है। तो उस बेसिस पे अगर मीडियम चाहिए तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और अगर वेव को आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए तो उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ना मैकेनिकल वेव के एग्जांपल क्या क्या है, जैसे स्ट्रिंग वेव हुआ, स्ट्रिंग में आपने एक वेव पल्स क्रिएट की तो वो आगे ट्रेवल कर गया। एक स्ट्रिंग ली है आपने, स्ट्रेच कर रखा और आपने एक बार इसको ऊपर ऐसे वाइब्रेट कराया तो एक वेव पल्स बनी, फिर ये आगे ट्रेवल करते जा रहा है ना। तो ये एग्जांपल है मैकेनिकल वेव का, क्योंकि स्ट्रिंग के मीडियम के थ्रू वो आगे जा पा रहा है ना। फिर है साउंड वेव, जो अब हम बोलते हैं तो जो भी हम बोल रहे हैं वो एयर के थ्रू जा रहा है ना। अगर एटमॉस्फेयर हटा दिया जाए तो साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगा ना। मून वगैरह पे आप बात नहीं कर सकते, मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे साउंड आगे ट्रेवल नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर तक कोई डाउट नहीं पूछना है ना, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सब सुनते जाना है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, नॉन मैकेनिकल वेव ना। आपको अभी पता नहीं है तो आप कुछ भी पूछोगे रैंडम, तो इसलिए जब एक बार हो जाने दो फिर आपके डाउट्स खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। जब भी मीडियम को आगे, अगर मीडियम रिक्वायर्ड है वेव को आगे बढ़ने के लिए तो ऐसे वेव को हम मैकेनिकल वेव बोलते हैं ना। मैकेनिकल वेव के एग्जांपल क्या है, स्ट्रिंग वेव हो गया, साउंड वेव हो गया, वाटर रिपल। वाटर में अगर हम लोग एक पत्थर डालते हैं तो एक रिपल बनता है ना, जो चारों तरफ को फिर सर्कल में आगे बढ़ता है ना, जिसको लहर बोल रहे हैं। अब देखो ये मैकेनिकल वेव से रिलेटेड हमें, देखो ये जो मैकेनिकल वेव होता है उसके थ्रू जब वेव आगे बढ़ती है तो वहां पर डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है केवल ना। वहां पर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो आगे नहीं जाते हैं ना। जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में एक वेब पल्स क्रिएट की तो ये डिस्टरबेंस आगे जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ की स्ट्रिंग यहाँ पहुंच जाएगी ना। वाटर में जब आप एक पत्थर डालते हो, मान लो आप टॉप व्यू देख रहे हो, आपने एक पत्थर डाला तो एक ऐसा रिपल बना, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा ना। तो जहां जहां पे जाएगा वहां पे रिपल दिखेगा, आगे बढ़ता जा रहा है। डिस्टरबेंस मतलब ये आपने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया मीडियम में ना। ये जो वाटर, ये जो एक ऐसे वेव पल्स बनाया इसको डिस्टरबेंस बोलेंगे। तो ये आगे बढ़ता जा रहा है ना। यहाँ पे एक पत्थर डाला तो यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। ये पानी का टॉप व्यू देख रहे हैं ना, कोई पॉन्ड में टॉप व्यू देख रहे हैं, अब फिर वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे मीडियम का, मीडियम आगे नहीं बढ़ता ना, मीडियम के थ्रू डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ड्यूरिंग मैकेनिकल वेव
एनर्जी एंड मोमेंटम ना। वेव में देखो दो टाइप होते हैं, अभी हम लोग पहला टाइप देख रहे हैं ना, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब जिनको मीडियम लगता है, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव इसके मेन एग्जांपल हैं। और मैकेनिकल वेव में कभी भी मीडियम आगे नहीं बढ़ता ना, मीडियम के थ्रू डिस्टरबेंस आगे जाता है ना। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं मैकेनिकल वेव की का डेफिनेशन कि इट इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस ना। मैकेनिकल वेव क्या है? इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस ना। मैकेनिकल वेव में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और वो डिस्टरबेंस आगे जाएगा ना। जैसे यहाँ वाटर स्ट्रिंग वेव है, तो स्ट्रिंग वेव में ये वेव पल्स एक बनाई गई है। ये जो वेव पल्स है, ये स्ट्रिंग में एक डिस्टरबेंस है ना, ये आगे बढ़ रही है। ये वेव पल्स ही क्या है? डिस्टरबेंस है। यहाँ पे और दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है कि वेव जब मैकेनिकल वेव में आगे जा रही है, एनर्जी आगे जाती है, लेकिन मीडियम आगे नहीं जाता ना। एक मिनट, अभी दिखा रहा हूँ। सर नोट करो अभी ये सब। वेव मतलब बस आप सिंपल लैंग्वेज में क्या समझोगे कि एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। और जब मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रही होगी, मीडियम जहां जरूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। वहां डिस्टरबेंस बन जाता है और उसके फॉर्म में एनर्जी जा रही होती है आगे। अबे आदित्य, आज सोया नहीं है क्या? ये देख, मैंने एक स्ट्रिंग ली, अभी ये एकदम ऐसे है, फिर मैंने इस एंड को पकड़ के एक बार ऊपर ले गया, फिर एक बार नीचे ले गया, तो ऐसा एक वेब पल्स बन गया। अब ये वेब पल्स आगे जा रहा है, तो इसी को हम डिस्टरबेंस बोल रहे हैं। एक पानी में एक पत्थर गिराया, तो एक वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, वही आगे बढ़ रहा है। डिस्टरबेंस मतलब जो मीडियम पहले था और बाद में कुछ चेंज करोगे तो कुछ चेंजेस दिखेंगे ना, तो ये चेंजेस ही डिस्टरबेंस है।
ये सभी ध्यान रखना कि कभी भी मीडियम आगे नहीं जाता ना। जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग ली है या हमने यहाँ के पार्टिकल को अपनी जगह ऐसे ओसिलेट कराना शुरू किया, तो एनर्जी आगे जाएगी, हर जगह का पार्टिकल ओसिलेशन शुरू कर देता है ना, हर एक जगह का पार्टिकल ओसिलेट करेगा या, लेकिन वो पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, अपनी जगह ही मूव करता है ना, वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ते ना, अपने पोजीशन पे ही बस ओसिलेट करते हैं। तो ये सब पॉइंट अभी और आगे क्लियर होगा। अभी बस आप याद कर लो कि मीडियम आगे नहीं जाता, केवल एनर्जी और मोमेंटम आगे जाता है या डिस्टरबेंस के थ्रू। फिर देखो दूसरा टाइप होता है नॉन मैकेनिकल वेव। अगर मीडियम को, अगर वेव को आगे जाने के लिए, प्रियांशु क्या फालतू के काम कर रहा है यार ना, अगर मीडियम को आगे जाने के लिए, वेव को आगे जाने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, तो उस वेव को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं ना। ये क्या है, इफ मीडियम is not required for propagation of wave, then wave is called non mechanical wave। नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सब नॉन मैकेनिकल होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन होते हैं, जैसे लाइट हो गई, सन से अर्थ तक लाइट आ रही है, बीच में कुछ भी नहीं है ना, बिना मीडियम के वेव आता जा रहा है, एनर्जी आती जा रही है ना। कोई भी बॉडी अगर गर्म कर दो तो वो हीट रेडिएट करती है, तो जो रेडिएशन होता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे हुआ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इन सबको आगे बढ़ने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता है ना। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, हम लोगों का मैग्नेटिज्म में लास्ट चैप्टर था ना, ध्यान है, तो वो वाला हम लोग मेंस के लिए टॉपिक है, लास्ट में पढ़ेंगे ना। नॉन मैकेनिकल वेव हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में केवल हमें कौन सा पढ़ना है, मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ना है। या आप बोल सकते हो वेव के दो टाइप होते हैं, ये हमने पहला टाइप लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव, और ये दूसरा टाइप है नॉन मैकेनिकल वेव ना। ये हमने किस बेसिस पे वेव को डिवाइड किया हुआ है, मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए वेव को, इस बेसिस पे डिवाइड किया ना। अगर मीडियम लग रहा है वेव को आगे बढ़ने के लिए तो मैकेनिकल, मीडियम नहीं चाहिए तो नॉन मैकेनिकल। दोनों के एग्जाम्पल याद हो गए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल का एग्जाम्पल है, मतलब जो भी लाइट आप देखते हो वो सब नॉन मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल वेव का साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वाटर रिपल, ये सब मैकेनिकल वेव है। हम लोग इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे ना, नॉन मैकेनिकल वेव बाद में पढ़ना है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाद में पढ़ लेंगे। तो आपका देखो ये जो भी मॉड्यूल है उसमें थर्ड वाला मॉड्यूल में वेव दिया है ना, थर्ड वाला मॉड्यूल सबने ले लिया होगा ना। थर्ड वाले मॉड्यूल में जो भी वेव चैप्टर है ये दो पार्ट में होगा ना, दो पार्ट में। पहले हम लोग स्ट्रिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे ना। पूरा वेव चैप्टर ऐसे दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। ठीक है, नोट हो गया होगा।
फिर देखो हम लोग यहाँ पर वेव को एक और बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वेव जिधर जा रही है और पार्टिकल जो मीडियम के वो ऑसिलेट कर रहे हैं, उनके बीच में कितना एंगल है, वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ वेव। मीडियम के पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं जब वेव आ रही है, उसके बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें दो टाइप होंगे, एक होगा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, सपोज हमने एक स्ट्रिंग ली है, उसको स्ट्रेच कर रखा है और इस एंड को पकड़ के हम ओसिलेट करा रहे हैं। जब इस एंड को हम ओसिलेट कराएंगे, अच्छा वो छोड़ो, अभी ऐसे छोड़ो। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, अगर कहीं पे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और जहां पे भी वेव पहुंचती है वहां जो मीडियम के पार्टिकल हैं, अगर वो उससे 90 डिग्री पे ओसिलेट करते हैं, या ऐसे 90 डिग्री पे मीडियम ऐसे ओसिलेट कर रहा है और वेव आगे कोई ऐसे जा रही है ना, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, और ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ओसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल है। तो अगर ये मीडियम पार्टिकल वेव के जाने के डायरेक्शन से 90 डिग्री पे ओसिलेट करते हैं, तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं ना। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे स्ट्रिंग वेव हुआ है, आपने एक स्ट्रिंग ली और यहाँ पे मीडियम के स्ट्रिंग के एंड को पकड़ के आप ओसिलेट करा रहे हो ना, ये आगे तक स्ट्रेच है ना, आगे तक स्ट्रिंग गई है। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे स्ट्रिंग में हर एक जगह का पार्टिकल अपनी जगह ओसिलेट कर रहा होगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रिंग दिख रहा होगा कोई टाइम पर कि यहाँ का पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंचा, यहाँ का यहाँ पहुंचा, सब अपनी अपनी जगह ओसिलेट कर रहे हैं। तो एक तो हो गया स्ट्रिंग वेव, दूसरा इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं सब ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में रखे गए हैं। अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन आता है कि ये तो मीडियम के पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात चल रही है और इसके लिए तो मीडियम चाहिए ही नहीं, तो फिर इसको क्यों ऐसे रखा गया। अभी यहाँ पे ये डायग्राम स्ट्रिंग वेव का है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्यों रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं ना। अगर मान लो इधर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, उसके जाने की स्पीड कुछ सी है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है, सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं ना। ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की वजह से ऑसिलेशन जो भी हो रहा है वो जिधर वेव जा रही है उससे 90 डिग्री पे हो रहा है, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स की कैटेगरी में रखा गया है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
देखो जब भी ट्रांसवर्स वेव कहीं जा रहा होगा, हमें केवल इस चैप्टर में स्ट्रिंग वेव पे फोकस करना है ना। हमें इस चैप्टर में दो पढ़ने हैं, एक स्ट्रिंग वेव और एक साउंड वेव। तो स्ट्रिंग वेव हमारा ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। स्ट्रिंग वेव में जब भी कोई स्ट्रिंग में आप एक एंड को पकड़ के ऑसिलेट कराओगे तो स्ट्रिंग कुछ ऐसा शेप ले लेगी ना, हर एक जगह का पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इस ट्रांसवर्स वेव के टाइम पर ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट होते हैं इनको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रेस्ट बनते हैं और इनको ट्रफ बोलते हैं। लिखने का मैं टाइम दूंगा भाई, एक ऐसे मत सोचा करो कि प्रीवियस स्लाइड लिख लोगे तभी मैं आगे बोलूंगा। मेरे को जो समझाना है वो समझा लेने दो, फिर टाइम दूंगा लिखने का। ठीक है, तो जहां पे भी ट्रांसवर्स वेव आएगा वहां पे क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं ना। क्रेस्ट से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ तक की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये जो लैम्डा होता है इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं ना। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनेंगे ना। नोट करो अब ये। उसको कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है ना कि हर एक दो, कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और उनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी निकालेंगे और उसको कुछ नाम देंगे ना। बस क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ को नाम दिया गया ना वेवलेंथ। हाँ बट वो कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है ना कि उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वो तो आप खुद ही समझ सकते हो। वो हाफ वेवलेंथ के बराबर आएगी। वो नाम पूछ रहा है, नाम क्या है उसका। डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, वो नाम पूछ रहा है। आदित्य हो गया। अब देखो ये जहां पे भी आपको ये ट्रांसवर्स वेव बनाना होगा ना, कोई स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव बनाना है तो वो कैसे पॉसिबल होता है।
जैसे आप कोई स्ट्रिंग लेते हो, तो स्ट्रिंग में क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे है ना ज्वाइन है लगातार। आप इस वाले एंड को पकड़ के एक बार मान लो ऊपर ले गए, फिर एक बार नीचे ले गए, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसा वेब पल्स क्रिएट हो जाता है, फिर वो आगे ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे जब आप इसको ऊपर ले जाते हो, तो ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को साइड वाइज ऊपर को खींचता है ना, फिर उससे बगल वाला मॉलिक्यूल उसको साइड वाइज ऊपर खींचता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल जो भी होंगे, जब आप ऐसे ले जाओगे तो हर एक मॉलिक्यूल अपने बगल वाले मॉलिक्यूल पे साइड वाइज फोर्स लगाता है। साइड वाइज फोर्स लगा रहा है मतलब मीडियम की जिधर लेंथ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइड वाइज फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड है? अगर हमने एक रॉड ली, रॉड में अगर हम ऐसे फोर्स लगाएं, मॉलिक्यूल अगर अपने लेंथ के लॉन्ग फोर्स लगाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वहां पर बल्क इलास्टिसिटी काम कर रही है ना, वॉल्यूम चेंज का अपोज हो रहा है। लेकिन साइड वाइज जब फोर्स लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वहां शियर इलास्टिसिटी लग रही है ना। याद है ना, एक ब्लॉक ले लो और उसको हम ऐसे फोर्स लगाते थे, तो ऊपर वाला लेयर मतलब ऊपर वाले मॉलिक्यूल को नीचे वाले मॉलिक्यूल ऐसे साइड वाइज रोकते थे ना, नीचे वाला लेयर जो होगा ऊपर वाले लेयर पे अपोजिट में फोर्स लगा के रोकता था। तो जहां पे भाई मॉलिक्यूल साइड वाइज फोर्स लगाते हैं ना, जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है उसके साइड वाइज फोर्स लगाएंगे, वहां पे हम बोलते हैं शियर इलास्टिसिटी यूज हो रही है ना। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेब के लिए शियर इलास्टिसिटी चाहिए, और साथ में मास होना चाहिए, इनर्शिया चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर ट्रांसवर्स वेब शियर इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया आर रिक्वायर्ड। इनर्शिया मतलब मास ना, जब मास होगा तभी वो एक मीडियम एक मॉलिक्यूल दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा उससे अगले वाले पे, तो डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल हो पाएगा। तो शियर इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया आर रिक्वायर्ड। अब देखो, आपको ये पता है, अबे साहिल, कुछ भी मैं कर लूं उससे क्या ही रिजल्ट आना है इस बार। सर हाँ वो समझे, मतलब वो ऊपर ही खींच रहे कैसे? हाँ, अभी हमने केवल एक बार इसको एक बार ऊपर ले जाके यहां तक लेके आए हैं, तो ऐसा वेब पल्स बना है ना। हाँ। तो उसमें जहां पे भी मॉलिक्यूल जैसे जब ये ऊपर जा रहा था, तो वो अपने बगल वाले को ऊपर को फोर्स लगाया, फिर उससे बगल वाले को नीचे आने के टाइम में फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अच्छा 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 अच्छा। हाँ सर, समझा। ना। तो देखो, ये ट्रांसवर्स वेव केवल वहीं पॉसिबल है जहां शियर इलास्टिसिटी हो। हाँ वैसे ही आर्यन ना, एक बार ऐसे झटका दिया है, एक बार झटका दिया तो ऐसे वेव पल्स बना। अब ये वेव पल्स आगे जाएगा। कभी आप बेडशीट वगैरह बिछाते हुए एक बार हल्के से झटका दो, देखो बेडशीट वो ट्रेवल करता हुआ उसमें एक डिस्टरबेंस ऐसा। तो ये दो चीजें लगेंगी। अब आपको पता है शियर इलास्टिसिटी कौन शो कर सकता है? क्या लिक्विड और गैस शो कर सकते हैं शियर इलास्टिसिटी? नहीं। ना, लिक्विड और गैस शियर इलास्टिसिटी शो नहीं कर सकते ना, केवल सॉलिड में ही शियर इलास्टिसिटी होती है। मतलब ट्रांसवर्स वेव केवल किस में पॉसिबल है? सॉलिड्स में ही पॉसिबल है, लिक्विड और गैस में ये वेव पॉसिबल नहीं है। अगले पेज पे ही लिखता हूँ ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा बाद में नोट्स में कि यहाँ तक नोट हो गया ना, अगले पेज पे अब लिखता हूँ।
नहीं सर, रुको 2 मिनट। अथर बता रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाना। सरफेस पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट आ जाता है ना सरफेस टेंशन का, इसलिए हो पाता है, लिक्विड के अंदर नहीं पॉसिबल है। वो तो नॉन मैकेनिकल वेब है ना, मैकेनिकल वेब की अभी बात चल रही है। मैकेनिकल वेब में शियर इलास्टिसिटी और इनर्शिया चाहिए होता है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेब। हाँ सर, हो गया। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेब since liquid and gas do not have shear elasticity, so transverse wave is not possible inside liquid and gas. It is possible only in solid. फिर देखो लिक्विड के सरफेस पे जैसे वाटर रिपेल बनता है, तो वो तो ट्रांसवर्स वेव है ना। वाटर रिपेल में क्या होता है, जिधर को वाटर रिपेल जा रहा होता है उससे 90 डिग्री पे वाटर के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते हैं ना। आपको दिखता है ना एक ऊपर ऐसा सर्कल कुछ बना हुआ है और रेडियली वो जा रहा होता है। समझो ना, जब से पॉन्ड को ऊपर से देख रहे हो, मान लो एक सर्कुलर पॉन्ड है, आपने ऊपर से पत्थर गिराया कुछ, तो एक वाटर रिपल बनता है, तो यहाँ पे आपको लिक्विड ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, और वो रेडियली जा रहा है, तो जिधर जा रहा है उससे 90 डिग्री पे मीडियम के पार्टिकल ओसिलेट करते हैं। तो सरफेस पे बन जाता है ट्रांसवर्स वेव बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में क्या होता है, अगर कोई भी लिक्विड का सरफेस है ना और उसका एक मॉलिक्यूल ऊपर उठना चाह रहा है, तो सरफेस टेंशन की वजह से बगल वाला मॉलिक्यूल उसको रोकेगा ना। समझो ना, ये लिक्विड सरफेस पर सरफेस टेंशन होता है, तो उसके वजह से वहां पे ट्रांसवर्स वेव बन जाता है। तो अभी हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में देखा। ट्रांसवर्स वेव कौन से वेव होंगे, जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव के चलने के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे। वेव का चलने का डायरेक्शन मतलब जिधर एनर्जी जा रही होती है ना, और उसके परपेंडिकुलर मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। फिर दूसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल वेव। नोट कर लो पहले। फिर वेव का दूसरा टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में देखो क्या होता है, अगर मान लो वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो सब इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल इसी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं जिधर को वेव जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे वेव को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इफ मीडियम पार्टिकल ऑसिलेट इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जांपल क्या होंगे, साउंड वेव हुआ, स्प्रिंग वेव हुआ। अगर हम एक स्प्रिंग ले लें और उसको एक एंड पे खींच के छोड़ दें, मान लो हमने एक स्प्रिंग ली जो आगे तक जा रही है, बहुत लंबी है, इसको स्ट्रेच कर रखा और इसको खींच के छोड़ दें, तो अब यहाँ पे पार्टिकल, सबसे पहले यहाँ के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, फिर आगे के, फिर आगे के, फिर ऐसे चलता जाएगा। तो अब यहाँ डिस्टरबेंस इधर जाएगा और मीडियम के पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पार्ट जो होगा ये दो प्लेलिस्ट में रहेगा, वेब के प्लेलिस्ट में भी रहेगा और एसी में भी रहेगा। जो भी चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहता है उसको दो जगह कॉमन कर देता हूं ना। उसमें लिख दूंगा ना एसी लेक्चर 4 वेब लेक्चर 1, ऐसे लिख दूंगा उस वाले पे। हाँ आदित्य, ये पूरा एसएचएम जैसा होगा, बस एसएचएम में एक ही पार्टिकल पे हम फोकस करते थे, यहाँ हम एक साथ कई सारे पार्टिकल का एसएचएम देख रहे होंगे, बाकी और कुछ भी नया नहीं है इसमें। यहाँ पे बस क्या होंगे, जब वेव आएगी तो यहाँ का पार्टिकल अपनी जगह एसएचएम करेगा, जहां जहां वेव पहुंचती जाएगी हर जगह का पार्टिकल अपनी जगह एसएचएम करता रहेगा। अब देखो ये जब साउंड वेव में देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई पाइप ले ली, इसमें एयर है, और जब यहाँ पे आप साउंड भेजोगे तो साउंड की वजह से यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल अपनी जगह ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे ना, तो वहां पे क्या हो जाता है, कहीं पे वो एयर के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, कहीं पे दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे चल रहा होगा ना। ना यहाँ पे ये सब मॉलिक्यूल ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड आगे को इधर को ट्रेवल करता जा रहा है। तो जहां पे ये पास पास आ जाते हैं वहां पे हम बोलते हैं कंप्रेशन बन रहा है, और जहां दूर दूर चले जाते हैं वहां पे हम बोलते हैं रेयर फैक्शन बन रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनता है ना, जबकि ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट और ट्रफ बनता है। कंप्रेशन से कंप्रेशन तक की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे, या रेयर फैक्शन से रेयर फैक्शन तक की डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे।
हाँ, ये मिड से लेना है ना, रेयर फ्रैक्शन का जो मिड होगा वहां से रेयर फ्रैक्शन के मिड तक का, कंप्रेशन का मिड से कंप्रेशन के मिड तक का। आर्यन में अभी आगे समझाऊंगा ना। आगे देखो, मैं जनरल तरीका बताऊंगा कि वेवलेंथ मतलब कोई भी दो पॉइंट जो सेम फेज में है। तो अभी ये सब बोलूंगा तो चकरा जाओगे ना, अभी इसलिए सिंपल बोल रहा हूँ। अब देखो, जब साउंड वेव ट्रेवल हो रहा है तो जैसे कहीं पे वॉल्यूम कम हो रहा है, कहीं पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। और वॉल्यूम में चेंज का अपोज कौन करता है? केवल सॉलिड करता है या सब करते हैं? अगर हम एक गैस को डब्बे में बंद करके दबाएं तो गैस अपोज करेगा कि नहीं? सब करेंगे ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों वॉल्यूम चेंज का अपोज करते हैं। तो जब यहाँ पे साउंड ट्रेवल होता है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल भी अपोज करते हैं। लिक्विड में भी ये चीज होती है और सॉलिड में भी। तो इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए कौन सी इलास्टिसिटी चाहिए? बल्क इलास्टिसिटी ना। वॉल्यूम में चेंज मतलब कौन सी इलास्टिसिटी? बल्क इलास्टिसिटी। और साथ में मीडियम चाहिए, मैकेनिकल वेव की बात हो रही है ना। तो बल्क इलास्टिसिटी और इनर्शिया रिक्वायर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए। और बल्क इलास्टिसिटी तीनों में होती है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव तीनों से ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो हमें देखो इस चैप्टर में स्ट्रिंग वेव पढ़ना है और साउंड वेव पढ़ना है। स्ट्रिंग वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल होगा, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल होगा। मतलब दोनों के एक एक एग्जांपल पढ़ लेने हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लास्ट में पढ़ लेंगे।
तो अभी हमने वेव के टाइप समझ लिए। वेव के हमने क्या क्या समझे? वेव का हमने एक तो टाइप देखा कि मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं, उस बेसिस पे। तो क्या टाइप था? मैकेनिकल वेव आया और नॉन मैकेनिकल वेव आया ना। जिसमें मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव है, जिसमें मीडियम नहीं चाहिए वो नॉन मैकेनिकल वेव है। तो इसके एग्जांपल क्या हो गए? साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, ये सब मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल के लाइट हो गई, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर दूसरा हमने वेव का टाइप देखा किस बेसिस पे कि मीडियम के पार्टिकल किधर को ऑसिलेट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे आया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव केवल सॉलिड में पॉसिबल है या लिक्विड के सरफेस पे, और लॉन्गिट्यूडनल वेव हर एक जगह पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। तो ये हमने वेव का बेसिक पार्ट देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं वेव की इक्वेशन लिखना। ये सब नोट कर लो फिर। हाँ भंडारी यार, उसमें वही करना है कि चेंज इन फ्लक्स करके वही क्यू निकालना है और क्यू से ही वर्क निकालना है। डायरेक्ट वैसे करने जा रहे हैं तो उसमें हमें पता नहीं चल पा रहा है ना कि कब तक करंट का वर्क लेना है बैटरी से। अगर हम इंटीग्रेट करके सोचते हैं V इंटू आई करके बैटरी का वर्क, तो उसमें कब तक का वर्क लें वो समझ नहीं आ रहा है ना सर उसमें। लेकिन फिर किसी टाइम टी तक के लिए वर्क निकाल रहे हैं तो वो दोनों मेथड से सेम आना चाहिए ना। 50% वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो जब फाइनल करंट आ जाएगी तब तक के लिए रिलेट करना होता है। जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अगर आप पूरी चार्जिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब का जब हीट लॉस देखोगे तब वो 50% आता है। बीच के कोई टाइम का देखोगे तो 50% नहीं आएगा। तो करंट में भी ऐसे ही है, जब करंट का ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तब का लॉस देखोगे तो वो 50% है, बीच के कोई टाइम का कुछ और है। मैंने सब निकाल के चेक किया था मैं, पूरा कंप्लीट के लिए। और उसका निकालने का तरीका वही है कि आप चेंज इन फ्लक्स का यूज करके डेल क्यू निकालो और क्यू आ जाएगा तो बैटरी का वर्क निकालो। इंटीग्रेट में पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, उसमें फिर वो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो वो सब काउंट हो रहा है आगे तक का। इसी टाइम टी तक के लिए फ्लक्स के मेथड से निकाले तो अलग क्यों आ रहा है फिर। क्योंकि जो अपना 50% का लॉस का कॉन्सेप्ट होता है वो जब कंप्लीट हो जाता है करंट का ग्रोथ तब के लिए। जैसे कैपेसिटर में देखोगे तो जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तक के लिए। और आप सोचोगे अभी हाफ चार्ज आया है तो क्या बैटरी का जो वर्क डन है
वो 50% उसका स्टोर हो चुका है तो नहीं आएगा। आप करके देखो उसमें कैपेसिटर में, जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती तब के लिए। वैसे यहाँ पे जब करंट का ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तब के लिए 50% लॉस का कॉन्सेप्ट। नहीं, 50% नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बस मतलब क्या करेंगे, फ्लक्स को एल आई लिख देंगे और आई वो टाइम का लिख देंगे ना, वर्क हाँ, डन बाय बैटरी के लिए। तो आपको कोई टाइम टी का मिल जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन अभी हम क्या रिलेट करना चाह रहे थे? हम रिलेट करना चाह रहे थे कि जितनी एनर्जी स्टोर है, क्या उसका डबल बैटरी ने वर्क किया? अभी हम ये रिलेट करना चाह रहे थे। तो ये कब के लिए? जब करंट उसमें कांस्टेंट हो जाएगी तब के लिए है। सर लेकिन वो इंटीग्रेशन से क्या ना, किसी टाइम टी तक के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो उससे डबल आ रहा है? ऐसे कोई डबल? नहीं हो, लेकिन दोनों से एकदम अलग आंसर आ रहा है, मतलब वो फ्लक्स वाले से और इंटीग्रेशन से, दोनों से एकदम अलग आंसर आ रहा है। फ्लक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप केवल कब तक के लिए अप्लाई कर पाओगे? जब तक करंट में चेंज हुआ है तभी तक के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू लिख पाओगे ना। एक बार करंट का बढ़ना बंद हो गया फिर नहीं लगा पाओगे ना। तो और उधर से जो आप वर्क निकाल रहे हो वो तो आप कोई भी टाइम टी का निकाल रहे हो, तो करंट किस स्टेट पे उससे कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ही करंट का ग्रोथ कंप्लीट हुआ तब तक का वर्क निकालोगे तो वो इधर से ही आ पाएगा, उधर से आ ही नहीं पा रहा है। इंटीग्रेशन में इनफाइनाइट मतलब क्या डालें, कुछ सम क्लियर ही नहीं है ना। इनफाइनाइट में तो सब कवर हो रहा है आगे तक का टाइम। अब देखो ये जो वेव है, अब यार वो और ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते अभी। ये इक्वेशन ऑफ वेव नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। वैसे तो नहीं हो पाएगा, ये वाला पार्ट सबसे टफ होगा वेब का, ये जो अभी सिखाऊंगा। ये क्लियर हो गया तो आगे सब कुछ एकदम इजी है वेब में। देखो ये इक्वेशन ऑफ वेब में क्या होगा, हमें क्या चाहिए होता है, जैसे हमने मान लो कोई एक स्ट्रिंग ली, इसमें हमने एक बार इसको झटका दिया, ऊपर ले जाके नीचे ले गए, ऐसे ऊपर ले जाके नीचे ले गए, तो यहाँ पे एक वेब पल्स क्रिएट हो जाएगा ना। आपने एक झटका दिया ऐसे तो ये एक वेब पल्स क्रिएट हो गया। अब ये आगे ट्रेवल करता जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि कोई भी टाइम टी पे, मान लो ये कोई टाइम टी पे अब कहीं आगे पहुंच चुका है, ऐसे आ गया है, ये मान लो ओरिजिन ले लिया। तो हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी पार्टिकल ले लें, यहाँ का ले लें, यहाँ का ले लें, तो हमारे पास एक फंक्शन आ जाए जिसमें हम x डालें और t डालें, तो हमें पता चल जाए कि ये वाले x वाले पार्टिकल का अभी क्या डिस्प्लेसमेंट है। इसके डिस्प्लेसमेंट को हम y से दिखा रहे हैं ना, हमने इधर को x एक्सिस ले लिया है, इधर को y एक्सिस। तो हर एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ का पार्टिकल का कुछ अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, अभी वेव नहीं पहुंचा है तो कुछ अलग है ना। फिर ये वाला पार्ट जब यहाँ पहुंचेगा तो कुछ अलग आएगा। तो हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो हमें क्या बता दे कि कोई भी हम एक्स डालें, मतलब कोई भी हम पार्टिकल लें और उसका टाइम डाल दें तो वो कहाँ पहुंचा है वो मिल जाए। तो इस इक्वेशन को ही हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव के थ्रू हम क्या पता करना चाह रहे हैं कि कोई भी टाइम टी पे कोई भी एक्स पोजीशन वाला पार्टिकल अपनी जगह से कितना मूव किया हुआ है ना। वो अपनी जगह तो बस ऑसिलेट करता है ना। अगर एक बार बस ऑसिलेट कराया है तो बस एक बार ऐसे वेव पल्स जाएगी, एक ऑसिलेशन होगा, ऐसा हाफ ऊपर जाके नीचे आएगा। तो कोई भी टाइम टी पे कोई एक्स वाला पार्टिकल कितना ऊपर गया हुआ है ये हम निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसी जो इक्वेशन आएगी, रिलेशन आएगा, इसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेव। सबको ये समझ आ रहा है हम लोग को क्या करना है? भंडारी वो जो इंडक्टर वाला है ना, वो हम लोग एक बार अलग से भी या तो डिस्कस कर लेंगे या नेक्स्ट टाइम क्लास में कर लेंगे। मुझे अभी थोड़ा सा ये कराना था, इसके लिए टाइम नहीं तो कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी शुरू में हम लोग केवल ट्रांसवर्स वेब पे फोकस कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे देखेंगे जो ट्रांसवर्स वेब के लिए होगा वही सब कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेब के लिए आएगा, हम वो साउंड वेब में देखेंगे। बस उसमें जो ये वाई होगा वो भी हम एक्स में ही ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो मीडियम के पार्टिकल का निकालेंगे वो एक्स में ही होगा।
इक्वेशन वगैरह सब सेम होती है। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए केवल ट्रांसवर्स पे फोकस करो, ठीक है, समझ लो सभी। तो हमें इक्वेशन ऑफ वेव निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है, एक ऐसा रिलेशन निकालना है जो हमें क्या बता दे कि कोई भी टाइम टी पे कोई एक्स वाला पार्टिकल अपनी जगह से कितना मूव किया हुआ है, उसकी पोजीशन क्या हो रखी है ना। इस रिलेशन को ही हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ वेव। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई भी टाइम पे ये डिस्टरबेंस कितना किधर पहुंच चुका है ना, कौन सा पार्टिकल किधर मूव कर चुका है। अब ये निकालने का तरीका क्या होगा, निकालने के लिए हम देखो ऐसे सोचेंगे, मान लो हमने शुरू में टाइम जीरो पर हमने x इक्वल टू जीरो के पास में एक ऐसे वेब पल्स बनाई ना। अभी ये टाइम जीरो का सिचुएशन दिखाया हुआ है। तो कोई टाइम t पे क्या हो चुका होगा, कोई टाइम t पर ना अगर ये वेब पल्स आगे को v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, नोट करो इसे जल्दी। हाँ दे दूंगा, शांतनु दे दूंगा। तो हमने टाइम जीरो पे यहाँ पे एक वेब पल्स क्रिएट किया है। फिर कोई टाइम टी पे क्या होगा, अगर ये वेब पल्स आगे को v स्पीड से जा रहा है तो ये कहां पहुंच चुका होगा, कहीं आगे आ चुका होगा ना, कुछ vt डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका होगा। अगर इसका हर पॉइंट vt डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो अब अगर हमें यहाँ पे ये चाहिए कि भाई आर्यन यहाँ पे स्पीड के बारे में अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है ना, तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाओ ना। स्पीड अभी आप क्या मानोगे कि कोई वेब पल्स की स्पीड होती है, वो उससे ट्रेवल करता जा रहा है ना। अगर कम ज्यादा कुछ होगा वो मैं बताऊंगा ना। अभी आप मान लो कि बोल रहा हूँ v से जा रहा है तो जा रहा है ना। हम अभी स्पीड आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि कैसे वो चेंज होता है ना। तो ये v स्पीड से वेब पल्स आगे जा रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे ये जो शेप बना हुआ है, इस शेप को आप कोई फंक्शन से दिखा रहे हो, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन से दिखा रहे हो टाइम जीरो पे ना। ये टाइम जीरो पे आपने कोई इस चीज का कुछ फंक्शन का ग्राफ ये इक्वेशन लिख दिया ना। ये कुछ ग्राफ बन गया है ना ऐसे स्ट्रिंग में, तो आप उसको कुछ एक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बाद में ये क्या होगा, ये ऐसे आ चुका है। तो इस ग्राफ में क्या हुआ है, ये जो ग्राफ का पार्ट है ये आगे मूव कर गया ना। तो इस नए ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक तरह से आपका क्या हुआ है, ओरिजिन आगे मूव कर गया है ना। यही चीज अब आगे को चली गई है। तो आप बस इसी ग्राफ में अगर ओरिजिन को कितना आगे मूव करा दोगे, जो चीज पहले यहां से शुरू हो रही थी अब यहां से शुरू हो रही है। तो अगर नया ओरिजिन आगे vt डिस्टेंस आ गया तो x को किससे रिप्लेस कर दोगे, x माइनस vt से। पहले जो चीज यहां से शुरू होता था अब यहां से शुरू हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर दोगे x माइनस vt से ना। ये vt डिस्टेंस आगे ट्रेवल होके आ चुका है, तो वही सेम चीज मिल जाएगी अब फिर से आपको ना। अब इसमें कोई भी जगह पे x डालोगे t डालोगे तो आपको मिल जाएगा उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हमें टाइम जीरो पे पार्टिकल का ये हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता था, अगर y इक्वल टू एफ एक्स पता है टाइम जीरो का, मतलब हमें टाइम जीरो का हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता था, तो हम कोई टाइम t का कैसे निकाल सकते हैं, x को x माइनस वी टी से रिप्लेस करके। ठीक है कि नहीं।
इस चीज को बोलने का एक ये भी तरीका रहता है। मान लो ये एक्स वाले पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये एक्स वाला पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इस चीज को, हाँ वाई इसका डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिख रहे हैं। तो अगर हमें इस एक्स वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम ऐसे सोचेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इस पार्टिकल का पोजीशन है, इधर को हमने एक्स एक्सिस लिया हुआ है, इधर को वाई एक्सिस ना। एक्स क्या होगा, हर एक पार्टिकल का पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, और वाई क्या होगा, वो पार्टिकल एक्स वाला अपनी जगह से कितना ऊपर या नीचे गया है वो रिप्रेजेंट करेगा। आदित्य यार फालतू के क्वेश्चन मत पूछ भाई, यहाँ पे इतनी देर मैंने पहले तुझे यही समझाया कि एक्स क्या है वाई क्या है, फिर तू एक्स और वाई पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर, अगर जैसे ये यहाँ पे कोई हमने पार्टिकल लिया इस पोजीशन पे, तो ये एक्स पोजीशन पे कोई एक पार्टिकल है, इसका हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जब वेव यहाँ पहुंचा तो ये डिस्प्लेसमेंट आया ना, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम ऐसे सोच सकते थे ना, इसको हम निकालने के लिए, अब अथर आप शांति से सुनना, मुझे समझाने दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा है, वीडियो देख लेना अब जो छूट गया। तो अब यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर पहले यहाँ रहा होगा ना, यहाँ कहीं डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा है, तो मुझे इस x वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं उसकी जगह क्या करूं, मैं पीछे चला जाऊं। कितना पीछे चला जाऊं, अगर यहाँ पे ये vt स्पीड से आया है, तो vt स्पीड से आया तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पहुंचा होगा, मतलब पीछे कितना हमें जाना चाहिए, vt डिस्टेंस अगर हम पीछे चले जाएं, तो जो अभी इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वो थोड़ी देर पहले vt डिस्टेंस पे जो पीछे पार्टिकल था उसका रहा होगा। मतलब इस वाले ग्राफ में x को हम क्या रिप्लेस कर दे, x माइनस vt डाल दे, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, अगर इसका x है तो इसका पोजीशन क्या बोलोगे, अगर इसका पोजीशन x है तो इसका पोजीशन क्या है, x, इसका पोजीशन होगा x माइनस vt। तो हमें इस वाले ग्राफ में चाहिए था इसका x वाले का डिस्प्लेसमेंट, तो हम इस वाले ग्राफ में x की वैल्यू x माइनस vt डाल के निकाल लेंगे। तो वही हमने किया है ना, x को x माइनस vt डाल दिया है, तो उससे हमें यहाँ का y मिला, वही y को हम बोल रहे हैं ये y है। या तो ओरिजिन शिफ्ट करके समझ लो, या ऐसे समझ लो कि अभी आपको यहाँ का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट जिस पार्टिकल का आपको चाहिए वो थोड़ी देर बाद पहले किसी और पार्टिकल का था, तो वो किस पार्टिकल का था ना, उस पार्टिकल की पोजीशन निकालो, वो इसमें डाल दो, तो उससे आपको मिल जाएगा कि वो इसका कितना है। देखो यहाँ पे वेव क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, अभी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा था। अगर यहीं पे वेव निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा होता, अगर हमारा वेव निगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा होता ना, इधर को पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, इधर को निगेटिव एक्स एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस लिया, इधर को वाई एक्सिस, तो बस आप क्या करोगे, इधर को जब ट्रेवल करेगा तो x माइनस वीटी की जगह x प्लस वीटी हो जाएगा ना, जब वो ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, तो उस टाइम पे y इक्वल टू एक्स प्लस वीटी कर दोगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है ना, कि अगर इधर की जगह वो इधर को गया होता ना, अगर इधर को गया होता तो जहां पे आप अभी आपका ओरिजिन आपने वीटी पे बोला, तो वो उस टाइम पे माइनस वीटी पे ओरिजिन होता, माइनस वीटी पे होता तो क्या करते आप एक्स को, ओरिजिन को जब चेंज करते तो एक्स माइनस ऑफ माइनस वीटी करते, तो वो प्लस वीटी बन जाता। ग्राफ को शिफ्ट करना तो सबको आता होगा ना, अगर ग्राफ का ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है तो x को x माइनस एक्स नॉट कर देते हैं, y को y माइनस वाई नॉट, अगर ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे केवल किसका ओरिजिन शिफ्ट हुआ है, x कोऑर्डिनेट का। ग्राफ शिफ्टिंग तो सबको पता होगा ना। तो अब देखो इससे क्या समझ आ रहा है, अगर x और t दोनों का साइन अलग अलग है तो वहां पे वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और अगर x और t दोनों का साइन सेम है, दोनों प्लस में है, दोनों के कोएफिशिएंट,
तो वहां पे वेव निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है। तो हमें देखो अभी क्या समझ आ गया कि अगर हमें टाइम 0 पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है और इक्वेशन ऑफ वेव लिखनी है, तो हम क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ वेव लिख देंगे x माइनस वी टी अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और लिख देंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वी टी अगर वेव निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है ना। हम कहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं, टाइम 0 पे हमें अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है तो उसमें चेंज करके हम इक्वेशन ऑफ वेव लिख देंगे। ठीक है, सबको क्लियर है यहां तक? ये एफ एक्स कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। अगर एफ एक्स पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक आएगा। अगर एक वेब पल्स क्रिएट किया तो वो पीरियोडिक नहीं हुआ ना, अगर लगातार वेब पल्स क्रिएट करोगे तब पीरियोडिक होगा।